नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रमणि साहू पीएससी पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो क्लास है वो जीव विज्ञान का पहला टॉपिक हम करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक क्या है, पोषण, जंतु पोषण। और जंतु पोषण जो है, जंतुओं में कितने प्रकार के पोषण होते हैं, आज हम वो देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास जो है। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जंतुओं को पोषण की आवश्यकता क्यों है। तो जंतु पोषण में सबसे पहले चीज़ हम देखेंगे, पोषण की आवश्यकता क्यों है। तो पोषण की आवश्यकता इसलिए है कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए तथा कुछ कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण और कुछ जैविक क्रियाओं को चलाने के लिए पोषण की आवश्यकता पड़ती है। और जीव जो है इन कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण और अपने जैविक क्रियाओं को संचालित करने के लिए तथा अपने शरीर के निर्माण और मरम्मत के लिए उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये ऊर्जा कुछ जीव जो है प्रत्यक्ष रूप से सूर्य के प्रकाश से प्रकाश ऊर्जा के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, और कुछ जीव जो होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से भोज्य पदार्थों में संचित जो रासायनिक बंध ऊर्जा को ही क्या करते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और वहाँ से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि पोषण वह विधि है या वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने भोज्य पदार्थों का निर्माण या संश्लेषण स्वयं करते हैं या किसी दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, और उसके माध्यम से अपने सभी जैविक क्रियाओं को संचालित करते हैं तथा कुछ कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं, या हम ये भी बोल सकते हैं कि जीवों शरीर के निर्माण या मरम्मत में उसका उपयोग करते हैं। तो पोषण क्या है, एक जैविक क्रिया है, एक अनिवार्य जैविक क्रिया है। मतलब बिना पोषण के कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता। उसको जीवित रहने के लिए पोषण की आवश्यकता है, क्योंकि जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। और ऊर्जा कहाँ से मिलेगा, पोषण से या भोजन से या भोज्य पदार्थों से। यहाँ तक कि सिर्फ क्रियाओं को चलाने के लिए ही पोषण की आवश्यकता है ऐसा नहीं, हमारे शरीर के निर्माण के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए, मरम्मत के लिए भी हमें पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। जैसे अगर सिर्फ ऊर्जा की बात होती तो ऊर्जा तो हमें सिर्फ ग्लूकोज से भी मिल सकता है। मतलब अगर हम रोज़ ग्लूकोज को खा लें तो क्या हम सिर्फ ग्लूकोज के भरोसे जीवित रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ ऊर्जा ही चाहिए ऐसा नहीं है। हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो भी एक समय के बाद क्या हो जाती है, बूढ़ी हो जाती है, वृद्ध हो जाती है। तो उनके बाद उनकी मृत्यु होती है और उसके बाद वहाँ पर एक नए सेल का निर्माण होता है। तो नए सेल के निर्माण के लिए सिर्फ ग्लूकोज ही चाहिए ऐसा नहीं, उसके लिए तो प्रोटीन भी चाहिए, वसा भी चाहिए, कुछ विटामिन्स भी चाहिए, कुछ मिनरल्स भी चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को हम क्या करते हैं, भोजन से प्राप्त करते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, पोषण। तो पोषण जो होता है मुख्य रूप से दो प्रकार का पोषण होता है। एक को हम बोलते हैं स्वपोषी पोषण, और दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं परपोषी या विषम पोषण। इसको बोला जाता है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन और इसको हम बोलते हैं हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन या पोषण जो है दो तरह से जो जंतु है वो पोषण करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं। तो एक को हम बोलते हैं स्वपोषी पोषण और दूसरे को हम कहते हैं परपोषी या विषम पोषण भी कहा जाता है, विषम पोषी पोषण भी कहा जाता है। अब ये नाम से स्पष्ट है, स्वपोषी, स्व मीन्स क्या हुआ, जो है ना, इस प्रकार का जो पोषण होता है उसमें जीव अपने भोज्य पदार्थों का निर्माण या अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। जब स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं तो ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं, स्वपोषी जीव। ठीक है। और इस प्रकार का जो पोषण होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्वपोषण। तो स्वपोषी जीवों में भोज्य पदार्थों के निर्माण के लिए कुछ विशेष प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, और इन्हीं क्लोरोफिल की सहायता से ये क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश में जो ऊर्जा है उसको रासायनिक बंध ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं और भोजन का निर्माण करते हैं, जिसका उपयोग वो स्वयं भी करते हैं और दूसरे जीव भी करते हैं। तो इसका उदाहरण क्या है, तो इसका उदाहरण क्या होगा, एक तो
जो कॉमन है, जो सभी जानते हैं, हरे पौधे, जितने भी पौधे हैं या पादप जगत जो है पूरा का पूरा किस में आता है? स्वपोषी पोषण या स्वपोषी जीव के अंतर्गत आते हैं। इसी तरीके से कुछ जीवाणु हैं जिनको हम बोलते हैं रसायन संश्लेषी जीवाणु। मतलब स्वपोषी पोषण को हम फिर से दो भागों में बांट सकते हैं। एक होते हैं प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी जीव, स्वपोषी, और एक होता है रसायन संश्लेषी स्वपोषी। अब दोनों में अंतर क्या है? तो ये जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने लिए भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं, और रसायन संश्लेषी जो स्वपोषी जीव होते हैं वो रसायनों के द्वारा या रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा अपने लिए क्या करते हैं? भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। तो इसका उदाहरण है हरे पौधे और इसका उदाहरण है जीवाणु। जीवाणु जो होते हैं वो रसायन संश्लेषी होते हैं, जैसे कि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया इसका उदाहरण है। कुछ एक कोशिकीय जीव भी क्या होते हैं? एक कोशिकीय या यूनिसेल्युलर जो कुछ जीव हैं जो क्या करते हैं? स्वपोषी पोषण करते हैं, जैसे कि इसका उदाहरण क्या है? युगलीना। युगलीना जो है इसका उदाहरण है। तो ये हो गए स्वपोषी जीव या स्वपोषी पोषण। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, जो अपने लिए स्वयं भोजन बनाए। ट्रोफोस का मीनिंग होता है फीडर। ये जो फीडर ट्रोफोस से ही ट्रॉफिक बना है। अब आते हैं दूसरा, परपोषी या विषम पोषी जीव या विषम पोषण किसे कहते हैं? तो इस प्रकार के पोषण के अंतर्गत आने वाले जो जीव हैं वो अपने भोज्य पदार्थों का निर्माण स्वयं नहीं कर सकते। ये अपने भोजन जो है अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं, क्योंकि इनमें जो विशेष प्रकार के वर्णक जैसे प्रकाश संश्लेषी जीवों में पाया जाता है वो इनमें नहीं पाया जाता, इसलिए अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर सकते। ये जो है अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं या दूसरे जीवों से अपना भोजन ये प्राप्त करते हैं। तो ऐसे जीवों को हम विषम पोषी जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम पोषी। क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉप्स कहा जाता है ऐसे जीवों को। तो ये है विषम पोषी जीव। अब इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? तो इसके उदाहरण में तो सभी जंतु जो है इसके अंतर्गत आते हैं। जितने भी एनिमल्स हैं सभी विषम पोषी के अंतर्गत आते हैं, और कुछ जीवाणु हैं जो विषम पोषी जीवों के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि कुछ जीवाणु तो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, पर कुछ ऐसे भी जीवाणु होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते और वो दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं या दूसरे जीवों से अपना भोजन जो है प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से कवक, जो कवक जगत है, फंजाई ग्रुप, कवक या फंजाई जो है वो भी विषम पोषी जीवों के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये भी अपना भोजन जो है दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। कुछ एक कोशिकीय जीव इसके अंतर्गत आते हैं। तो एक कोशिकीय जीवों में जैसे अमीबा हो गया, अमीबा भी क्या है? एक विषम पोषी जीव के अंतर्गत आता है। तो ये तो हो गया दो बड़े प्रकार या समूह बोल सकते हैं जंतुओं का। अब हम इसमें देखेंगे जो विषम पोषी जीव है इनको फिर से भोजन की प्रकृति के आधार पर अलग अलग भागों में या भोजन के प्रकृति और उसको ग्रहण करने के आधार पर हम क्या कर सकते हैं और अलग अलग भागों में इसको विभाजित कर सकते हैं। जैसे कि विषम पोषी पोषण जो है इसको हम और अलग अलग प्रकार में विभाजित कर सकते हैं। एक को बोला जाता है पूर्ण भोजी या इसी को प्राणी संपोषण भी कहा जाता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक या पूर्ण जो भोजी पोषण है इसमें क्या होता है? तो इस प्रकार के पोषण में
जो जीव है वो अपना भोजन ठोस रूप में ग्रहण करते हैं। किस रूप में ग्रहण करते हैं? ठोस रूप में या ठोस भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं और उसे क्या करते हैं? निगल कर अंतर्ग्रहित करते हैं। ठीक है, निगलते हैं और उसके बाद वो आगे चलकर उसका पाचन की क्रिया होती है। तो पूर्ण भोजी पोषण या प्राणी संपोषण में क्या है? कोई भी जो भोज्य पदार्थ है उसको ठोस रूप में ग्रहण किया जाता है, उसके बाद अलग अलग जीवों में अलग अलग तरीके से उसको क्या करते हैं? निगलने का जो प्रोसेस है। कुछ जीव जो है क्या करते हैं? उनको थोड़े थोड़े टुकड़ों में तोड़कर निगलते हैं, तो कुछ जीव ऐसे हैं जो उसको बिना तोड़े ही पूरा का पूरा निगल जाते हैं। तो ये अलग अलग जीवों में फिर अलग अलग तरीके से क्या करते हैं? शरीर के अंदर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ग्रहण जो करेंगे तो ठोस रूप में ही उसको भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं, इसलिए इनको पूर्ण भोजी बोला जाता है। या प्राणी संपोषण या होलोजोइक, होलो जो मीनिंग शब्द है उसका मीनिंग होता है होल मतलब संपूर्ण, पूरा का पूरा। जब वो क्या करता है? भोजन के रूप में ग्रहण करता है भोज्य पदार्थ को, तो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण भोजी या प्राणी संपोषण कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है? जो पूर्ण भोजी जो पोषण है, ये एक बोल सकते हैं जटिल प्रक्रिया होता है। जटिल प्रक्रिया कहने का मतलब ये है कि इसमें भोजन को सिर्फ ग्रहण करने के बाद सीधा सीधा अवशोषण नहीं होता। यहाँ पर भोजन को ग्रहण करने के बाद इसका पाचन होता है, पाचन होने के बाद फिर उसका अवशोषण होता है, अवशोषण होने के बाद उसका स्वांगीकरण होता है, स्वांगीकरण के बाद फिर बहिष्करण की क्रिया होती है। तो ये अलग अलग चरणों में पूर्ण होता है यह पोषण जो है। अब आते हैं प्राणी जो समभोजी है, प्राणी समपोषण जो है, इसको फिर से अलग अलग समूहों में बांटा गया है भोजन के प्रकृति के आधार पर। जैसे कि एक समूह को हम बोलते हैं शाकाहारी या हर्बीवोर्स भी कहते हैं। ठीक, एक जो होता है मांसाहारी जिसको हम कॉर्निवोरस भी कहते हैं, और एक जो होता है उसे हम कहते हैं सर्वाहारी। सर्वाहारी का मतलब क्या हुआ? ओमनीवोर्स। तो शाकाहारी के अंतर्गत वे जीव आते हैं जो अपना भोजन सिर्फ हरे पौधों से या पौधों के विभिन्न अंगों से प्राप्त करते हैं। मतलब या तो पूरे हरे पौधे को ही भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे या पौधे के किसी विशेष भाग को भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे। जैसे कोई पत्ती हो गया, फल हो गया, फूल हो गया, जड़ हो गया, तना हो गया, किसी भी भाग को यदि वो भोजन के रूप में ग्रहण करता है सिर्फ और सिर्फ पौधों से प्राप्त, तब उसे हम क्या कहेंगे? शाकाहारी जीव या शाकाहारी प्राणी संपोषण कहेंगे। तो शाकाहारी जीवों के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो इसका उदाहरण है भेड़ हो गया, बकरी हो गया, गाय है, हिरण है, हाथी है, ये सभी जो है इसके उदाहरण हैं। मांसाहारी जीवों में या कॉर्निवोरस जो होते हैं, इसके अंतर्गत जो जीव आते हैं वो अपना भोजन जंतुओं से, दूसरे जंतुओं से प्राप्त करते हैं। दूसरे जंतुओं को मारकर ताजे मांस को भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, तब उन्हें हम क्या कहते हैं? मांसाहारी कहते हैं। और इसका उदाहरण क्या है? शेर है, चीता है, लोमड़ी है ना, लकड़बग्घा हो गया। ऐसे बहुत सारे जंगली जानवर जो है मांस को अपने भोजन के रूप में जो ग्रहण करते हैं उसे हम क्या कहेंगे? मांसाहारी। उसके बाद है सर्वाहारी। तो सर्वाहारी के अंतर्गत वे जीव आते हैं जो पेड़ों से, पौधों से या पेड़ पौधों से भी और जंतुओं के मांस को भी, दोनों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। मतलब अगर उनको पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त होता है तो वहाँ से भी वो भोजन के रूप में उसको ग्रहण कर लेते हैं। अगर पेड़ पौधे से भोजन प्राप्त नहीं होता तो वो अन्य जानवर जो है उसको मारकर उनके ताजे मांस को जो है भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं? सर्वाहारी। मतलब ये दोनों प्रकार से को भोजन जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो सर्वाहारी का उदाहरण क्या है? तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो मनुष्य है। ठीक है, जो शाकाहारी भी होता है, मांसाहारी भी होता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? सर्वाहारी। मतलब इन लोग पेड़ पौधे से भी हम क्या करते हैं? अपना भोजन प्राप्त करते हैं और मांस को भी भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है कुत्ता।
ऐसे ही तिलचट्टा आदि इसके उदाहरण हैं। तो ये सिंपल है कि प्राणी संपोषण के अंतर्गत हम 3 और समूह पढ़ सकते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। अब इसके बाद आते हैं प्राणी परपोषी पोषण का एक जो प्रकार है, ये तो हो गया। दूसरा जो होता है परजीवी पोषण, जो कि इसी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? विषम पोषण के अंतर्गत आता है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण या इसको पैरासाइटिक न्यूट्रिशन भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे परजीवी क्या होता है। तो वे जीव जो अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए किसी जीव के शरीर के बाहर या अंदर रहते हैं तथा उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं? परजीवी या पैरासाइट कहते हैं। और परजीवी जिस जीव से अपना भोजन प्राप्त कर रहा है उस जीव को हम क्या कहेंगे? पोषक। उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं मच्छर। मच्छर जो है ये अपना भोजन रक्त को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। तो कहाँ से ग्रहण किया? जैसे मनुष्य के रक्त को इसने क्या किया? भोजन के रूप में ग्रहण किया। तो मच्छर जो होगा वो परजीवी कहलाएगा, जो कि शरीर के बाहर रहकर अपना पोषण या भोजन प्राप्त करता है। किससे प्राप्त कर रहा है? मनुष्य से। जिस मनुष्य से उसने भोजन प्राप्त किया उसे हम क्या कहेंगे? इसका पोषक। ये है पोषक जीव और ये जो हो जाएगा परजीवी जीव। तो परजीवी जो होते हैं वो पोषक से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर परजीवी जो है इनको फिर से 2 अलग अलग भागों में बांटा गया है। 2 प्रकार के परजीवी होते हैं। एक को बोला जाता है बाह्य परजीवी और एक को बोला जाता है अंतः परजीवी। अब नाम से ये स्पष्ट है। बाह्य परजीवी क्या होते हैं? तो बाह्य परजीवी जो है पोषक जीव के शरीर के बाहर रहकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं, या बोल सकते हैं अपना जीवन चक्र पूर्ण करते हैं। जैसे उदाहरण है इसका क्या है? बाह्य परजीवी के उदाहरण है मच्छर हो गया, जो कि रक्त को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। जोंक हो गया, ये भी शरीर के बाहर रक्त को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। इसी तरीके से जूं है, खटमल है, ये भी क्या है? बाह्य परजीवी के उदाहरण हैं। अंतः परजीवी किसको बोलते हैं? तो जब परजीवी जीव पोषक जीव के शरीर के अंदर रहकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं या अपना जीवन चक्र को पूर्ण करते हैं, तब उसे हम क्या कहते हैं? अंतः परजीवी, एंडोपैरासाइट। तो अंतः परजीवी जो होते हैं इसके उदाहरण क्या है? तो इसका उदाहरण है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ ग्रुप का जीव है, ठीक है, प्रोटोजोआ है ये। प्लाज्मोडियम, एंट अमीबा, इसी तरीके से एस्केरिस और फीता कृमि। तो ये जो है शरीर के अंदर रहकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं और अपने जीवन चक्र को पूर्ण करते हैं। अंतः परजीवी जो है इसके उदाहरण में प्लाज्मोडियम जो होता है, प्लाज्मोडियम, एंटमीबा, एस्केरिस, फीता कृमि, जब ये शरीर के अंदर पोषक जीव से पोषण प्राप्त करते हैं तो पोषक जीव को भी क्या करते हैं? ये प्रभावित करते हैं। इनसे कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि प्लाज्मोडियम जो होता है ये मनुष्य के शरीर में जब प्रवेश करता है तो वहाँ से ये पोषण प्राप्त करता है, लेकिन मनुष्य को क्या होता है? उससे कोई बीमारियां उत्पन्न हो जाती है शरीर में, जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी। इनसे मलेरिया जो बुखार है वो होता है। इसी तरीके से एंट अमीबा जो है ये आंत में होता है, तो इससे दस्त हो जाता है। एस्केरिस से भी हमारे आंत में होता है। फीता कृमि भी आंत में पाया जाता है। तो ये जो है शरीर के अंगों को प्रभावित करते हैं, मतलब पोषक जीव को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये तो हो गए परजीवी जीव, और इनके द्वारा जो भोजन ग्रहण करने का जो तरीका है इसे ही हम क्या कहते हैं? परजीवी पोषण कहते हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है।
अब यहाँ पे देखिए मच्छर जो बाह्य परजीवी होते हैं, अधिकांश बाह्य परजीवी रक्त को ही क्या करते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ऐसे जीवों को हम क्या करते हैं, रक्तभक्षी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, रक्तभक्षी भी कहा जाता है। तो ये रक्तभक्षी समूह के अंतर्गत आते हैं जो रक्त को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। सैंग्विवोरस भी बोलते हैं इसको। और ये अंतः परजीवी हैं जो शरीर के अंदर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब आते हैं तीसरे प्रकार का पोषण जो कि विषम पोषण के अंतर्गत आता है। मृतोपजीवी पोषण। मृतोपजीवी या इसको सैप्रोजोइक या सैप्रोफाइट न्यूट्रिशन कहा जाता है। तो मृतोपजीवी पोषण का मतलब क्या हुआ कि इस प्रकार के पोषण प्राप्त करने वाले जीव सड़े गले निर्जीव पदार्थों से निकलने वाले कार्बनिक पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और ऐसे जीवों में एक विशेष प्रकार के पाचक रस का सिक्रेशन करते हैं ऐसे जीव, जिससे कि या श्रावण करते हैं, जिससे कि जो कार्बनिक पदार्थ है उसका आसानी से क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है और अपने शरीर की जो बाहरी सतह है वहीं से क्या करते हैं, इन तरल कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित करते हैं। तो मृतोपजीवी जो पोषण होता है इसमें जीव सड़े गले निर्जीव पदार्थों से जो कार्बनिक पदार्थ जो निकलता है उसी को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ऐसे जीवों को मृतोपजीवी जीव कहा जाता है और इस प्रकार के पोषण को हम मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। तो इसका उदाहरण क्या है, तो ज़्यादातर जो कवक है, कवक ग्रुप के जो जीव है वो मृतोपजीवी पोषण करते हैं, जैसे कि म्यूकर हो गया, मशरूम हो गया, कुछ जीवाणु इसके अंतर्गत आते हैं जो कि मृतोपजीवी पोषण करते हैं, प्राप्त करते हैं। और ये जो है अपघटित करते हैं जो पदार्थ है, जैसे कोई जीव अगर क्या हो गया, उसका डेथ हो गया है ना, मृत्यु हो गई, तो उसके शरीर को क्या करेंगे, जो सड़ने गलने लगता है वो इन्हीं जीवों की वजह से होता है। वो जो है उन कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ते हैं, जिससे कि वह जो जीव है उसका शरीर क्या हो जाता है, सड़ जाता है, गल जाता है और उसके बाद फिर नष्ट हो जाता है पूरी तरीके से। तो ये तो हो गया मृतोपजीवी पोषण। अब आते हैं कुछ विशिष्ट प्रकार के भी पोषण की विधियां होती है जो कि हम विषम पोषण के अंतर्गत ही रखेंगे। एक होता है सहजीवी पोषण। सहजीवी पोषण, सहजीवी या इसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन या सहजीवी पोषण जो होता है, इसमें क्या होता है कि जब दो जीव आपस में एक दूसरे के साथ रहकर जीवन यापन करते हैं और एक दूसरे को पोषण देते हैं या पोषण देने में सहायता करते हैं, तब ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं, सहजीवी जीव कहते हैं। और इस प्रकार का जो पोषण होता है उसको सहजीवी पोषण कहते हैं। और इन दोनों के बीच का जो संबंध होता है उसको हम क्या कहते हैं, सहजीवता कहते हैं। सहजीवता या सिम्बायोसिस कहा जाता है। सिम्बायोसिस कहा जाता है। तो सहजीवता या सहजीवी जो जीव होते हैं इनमें क्या कोऑर्डिनेशन होता है, इनमें क्या होता है, कैसे संबंध होते हैं। एक जीव दूसरे को पोषण प्रदान करता है और दूसरा जीव पहले वाले को पोषण प्रदान करता है। दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, पोषण प्रदान करते हैं और इस तरीके से एक साथ जीवन यापन करते हैं। इसलिए इनको क्या कहते हैं, सहजीवी जीव या सहजीवी पोषण कहा जाता है। अब इसका उदाहरण क्या है, तो इसका उदाहरण है लाइकेन। लाइकेन जो होता है ये वास्तव में शैवाल और कवक से मिलकर बना होता है। ये जो होता है शैवाल और कवक, शैवाल और कवक इन दोनों से मिलकर बना होता है। तो ये दोनों एक साथ सहजीवता क्यों प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि शैवाल जो होता है ये फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकता है। तो शैवाल क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करता है, भोज्य पदार्थों का निर्माण करता है। वो भोज्य पदार्थ किसको प्राप्त हो जाता है, कवक को,
क्योंकि शैवाल से उसको इस तरीके से क्या मिल जाता है, भोजन प्राप्त हो जाता है। तो शैवाल भी क्या चाहेगा कि कवक से उसको कुछ प्राप्त हो, तभी वो उसके साथ रहेगा। तो कवक जो होता है वो एक तो शैवाल को बेस या आधार प्रदान करता है, जिससे कि शैवाल जो है टिका हुआ रहता है या जिस पर जमा हुआ रहता है। दूसरा चीज़ ये जो है कुछ विटामिन, कुछ मिनरल्स या खनिज लवण, कुछ विटामिन, कुछ खनिज लवण और कुछ और पोषक पदार्थ जो है वो प्रदान करता है, किसको, शैवाल को। तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, पोषण देने का काम करते हैं और इसलिए एक साथ जीवन यापन करते हैं। तो दोनों को एक साथ क्या कहा जाता है, लाइकेन। लाइकेन एक उदाहरण है। लाइकेन वास्तव में शैवाल और कवक से मिलकर बना होता है। दूसरा उदाहरण है इसका राइजोबियम बैक्टीरिया या जीवाणु। राइजोबियम जो जीवाणु होता है ये भी सहजीविता का एक उदाहरण है। राइजोबियम जीवाणु जितने भी लेग्यूमिनेसी कुल के जो पौधे होते हैं या लेग्यूमिनेसी जो कुल के जो पादप होते हैं, या हम ये बोल सकते हैं जो दलहनी जो पौधे होते हैं जिनसे हमें दालें प्राप्त होती है, उन पौधों की जड़ों में जो जड़ है उसमें गांठ में पाई जाती है कौन, जीवाणु। कौन सा जीवाणु, राइजोबियम जीवाणु। अब ये पौधे और ये जीवाणु दोनों एक साथ जीवन यापन करते हैं, तो दोनों को एक दूसरे से क्या फ़ायदा होता है। तो पौधों से तो जीवाणु को पोषक पदार्थ मिल जाता है, जो भोजन है वो प्राप्त हो जाता है, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप जो भोज्य पदार्थ का निर्माण होता है वो जीवाणु को भी प्राप्त हो जाता है, क्योंकि जीवाणु उसके जड़ के अंदर होता है, जड़ में पाया जाता है। तो इस तरीके से जीवाणु को क्या मिल गया, भोजन प्राप्त हो गया। लेकिन जीवाणु से पौधे को क्या फ़ायदा होगा, तो ये जो जीवाणु होता है राइजोबियम जीवाणु, ये क्या करता है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके उसको मिट्टी में क्या करता है, मिला देता है, या मिट्टी में उसका स्थिरीकरण करता है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का। और इस तरीके से जो मिट्टी में जो नाइट्रोजन जब मिल जाती है, तब वो जो पौधा है वो अपने जड़ के माध्यम से उन नाइट्रोजन को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। तो इस तरीके से इन पौधों को जो नाइट्रोजन की जो कमी होती है वो पूरी हो जाती है। किसके माध्यम से हो रहा है, जीवाणुओं के माध्यम से। तो जीवाणुओं से उनको क्या मिला, नाइट्रोजन, या जीवाणुओं के माध्यम से उनको क्या मिला, नाइट्रोजन, और पौधे के माध्यम से जीवाणु को क्या मिला, भोजन या खाद्य पदार्थ। तो इस तरीके से ये दोनों जो जीव है वो एक साथ क्या करते हैं, जीवन यापन करते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सहजीविता, या इसी को हम सहजीवी पोषण कहते हैं। अब आते हैं अगला जो है कीटभक्षी पोषण। तो कीटभक्षी पोषण का मतलब तो नाम से ही समझ में आता है कि इस प्रकार के पोषण में जो है जो कीड़े हैं उनका भक्षण किया जाता है। पर कौन करता है, तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो वैसे तो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना लेते हैं, मतलब उनको जो भोज्य पदार्थ है वो प्रकाश संश्लेषण से प्राप्त हो जाता है, पर उनको कीट भक्षण करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण से कार्बनिक पदार्थों का तो निर्माण होता है, परंतु नाइट्रोजन की पूर्ति नहीं हो पाती, जो पौधों को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि नाइट्रोजन से आगे चलकर क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, तो वो चीज़ उनको प्राप्त नहीं हो पा रही है नाइट्रोजन। तो खासकर जो दलदली क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं उनमें नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, क्योंकि मिट्टी से उनको नाइट्रोजन प्राप्त नहीं हो पाता। तो दलदली क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कुछ रूपांतरण कर लेते हैं, और ये जो रूपांतरण इस तरीके का होता है कि वो कीड़ों को या कीड़े मकोड़े जो है उनको पकड़ सके और उनका भक्षण कर सके। तो ये जो कीट भक्षण के द्वारा क्या करते हैं, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। तो इस प्रकार का जो पोषण होता है उसको हम क्या कहते हैं, कीटभक्षी पोषण कहते हैं। तो पेड़ पौधों के द्वारा कीड़े को भक्षण करने का कारण क्या होता है, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करना होता है। इसके उदाहरण क्या है, तो एक उदाहरण तो घटपर्णी हो गया, जिसे हम कलश पादप भी कहते हैं। ये इसमें जो है
पत्तों में रूपांतरण हो जाता है इस तरीके से कलश के समान, और यहाँ पर एक ऐसा ढक्कन लगा रहेगा। जैसे ही कोई कीड़ा आकर इसमें बैठेगा ये बंद हो जाता है, और अंदर में कीट है उसका क्या होता है, पाचन होता है। उसको अपघटित करके जो भी पदार्थ है उसको क्या कर लिया जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है। उसके बाद आते हैं दूसरा है ड्रोसेरा। ड्रोसेरा भी इसका एक उदाहरण है। तो इस तरीके से कुछ जो पौधे हैं या पादप है जो दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उनमें इस प्रकार का रूपांतरण हो जाता है कि वे जो है कीड़ों का या कीड़े मकोड़ों का क्या कर सके, भक्षण कर सके। तो उसे हम क्या कहते हैं, कीट भक्षी पोषण कहते हैं। तो ये तो हो गया पोषण के प्रकार। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने ही जाति के जीवों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं, स्वजाति भक्षी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वजाति भक्षी। जैसे उदाहरण के लिए गिद्ध हो गया। गिद्ध को जब खाना नहीं मिलता लंबे समय तक, तो वो अपने ही जाति के जो जीव है उसका भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तो इसको स्वजाति भक्षी कहते हैं। इसी तरीके से कुछ जो होते हैं जो सड़े हुए मांस को क्या करते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। सड़े हुए मांस मतलब काफ़ी दिनों से अगर कोई जीव की मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के बाद उसका जो मांस है वो सड़ गल गया, तब उसके बाद भी उसको अगर भोजन के रूप में अगर ग्रहण करते हैं, तो ऐसे जीवों को स्कैवेंजर्स कहते हैं। स्कैवेंजर्स कहा जाता है। ऐसे जीवों के उदाहरण क्या है, जैसे चींटी हो गया, गिद्ध हो गया। ये जो है काफ़ी दिनों के बाद भी अगर कोई मांस पड़ा हुआ है तो उसको क्या करते हैं, भोजन के रूप में ये ग्रहण कर लेते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है, स्कैवेंजर्स कहा जाता है। तो ये हो गया पोषण के प्रकार कि पोषण जो है जीवों में, जंतुओं में कितने प्रकार से पोषण होता है। इसको हम ज़्यादा आसानी से अगर याद रखना है तो इस तरीके से लिख कर याद कर सकते हैं। पोषण को मुख्य रूप से हम क्या करते हैं, दो भागों में बांटते हैं। एक को बोला जाता है स्वपोषी पोषण, और इसके उदाहरण हैं। स्वपोषी पोषण को फिर से हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक जो होता है उसको हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी, और एक होता है रसायन संश्लेषी स्वपोषण। तो इसका उदाहरण हो जाएगा हरे पौधे और कुछ एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीवों में यूग्लिना को हम लिख सकते हैं। इसी तरीके से रसायन संश्लेषी में ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। अब आते हैं दूसरा जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, विषम पोषण। विषम पोषण या हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। अब इसको जो है मुख्य रूप से देखा जाए तो हम डिवाइड करते हैं किसमें। एक होता है पूर्ण भोजी पोषण। पूर्ण भोजी या इसी को हम क्या कहते हैं, प्राणी सम पोषण भी कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है, तो आगे चलकर इसको फिर से हम क्या करते हैं, अलग अलग भागों में बांट देते हैं। जैसे एक होता है शाकाहारी, जिसका उदाहरण क्या है, तो इसका उदाहरण है गाय, बकरी, हिरण आदि।
इसी तरीके से एक होता है वर्ग मांसाहारी। तो मांसाहारी जो होते हैं इसके उदाहरण कौन है? तो इसमें आता है शेर हो गया, बाघ हो गया, चीता हो गया, लोमड़ी है, लकड़बग्गा है, ऐसे बहुत सारे जीव हैं। उसके बाद आते हैं सर्वाहारी। तो सर्वाहारी जो जीव है इसके अंतर्गत मनुष्य है, कुत्ता है, तिलचट्टा इत्यादि इसके उदाहरण हैं। उसके बाद देखते हैं दूसरा जो विषम पोषण के अंतर्गत हमने पढ़ा था, परजीवी पोषण। तो परजीवी पोषण को फिर से हमने क्या किया था, दो भागों में डिवाइड किया था। एक को हम क्या कहते हैं, बाह्य परजीवी, और एक को हम क्या कहते हैं, अंतः परजीवी। अंतः परजीवी। बाह्य परजीवी का उदाहरण क्या है? तो जूं हो गया, खटमल हो गया, मच्छर है, ये सब बाह्य परजीवी के उदाहरण है। जोंक हो गया। अंतः परजीवी के उदाहरण में प्लाज्मोडियम, एंटमीबा, एस्केरिस इत्यादि। तो ये है परजीवी पोषण, जिसको दो भागों में बांटा गया, बाह्य परजीवी, अंतः परजीवी। अब उसके बाद आते हैं तीसरा जो प्रकार है उसको हम बोलते हैं मृतोपजीवी। तो मृतोपजीवी पोषण जो होता है इसके उदाहरण अधिकांश जो फंगस है या कवक जगत के जीव है वो आते हैं इसके उदाहरण, जैसे म्यूकर, राइजोपस और मशरूम, और कुछ जीवाणु भी इसके अंतर्गत आते हैं। इसी तरीके से कुछ विशिष्ट जो पोषण जो होता है, जैसे कि हमने बताया था सहजीवी पोषण। तो सहजीवी के अंतर्गत के उदाहरण कौन कौन से हैं? इसमें लाइकेन हो गया और राइजोबियम बैक्टीरिया हो गया, जीवाणु इसके उदाहरण हैं। इसी तरीके से एक हमने देखा था कीटभक्षी। तो कीटभक्षी जो पोषण होता है, कीटभक्षी पोषण के अंतर्गत कुछ पौधे हैं जिनमें विशेष प्रकार का रूपांतरण होता है और कीटों के भक्षण के लिए, ठीक है, जो दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं और अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। तो इसके उदाहरण हो जाएगा घटपर्णी, जिसे पिचर प्लांट भी कहा जाता है, कलश पादप भी कहते हैं इसी को, और ड्रोसेरा हो गया, ये इसके उदाहरण हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने ही मल को या मल या विष्ठा को जो है भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, मलभोजी पोषण या मलभोजी जीव कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है, सूअर। तो ये पोषण को शॉर्ट में अगर याद रखना है तो ये चार्ट जो है आप बनाकर याद कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा जो क्लास है वो समाप्त होता है। जो जंतुओं में पोषण के प्रकार है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर इसमें किसी प्रकार का कोई भी डाउट है या कोई भी समस्या है तो आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, क्लियर करेंगे।